हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी भाग 20, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आणविकता और कोटि तथा आणविकता में अंतर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि आणविकता नाम से ही लग रहा है, मॉलिक्यूलरिटी। आणविकता मतलब किसी भी अभिक्रिया में जो अणु भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं आणविकता। भाग लेते हैं मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में। अब एक नया शब्द आ गया इसमें, वेग निर्धारक पद। देखिए क्या होता है, कुछ अभिक्रियाएं हैं क्या होती हैं, क्या होता है, देखिए मैंने आपको शुरू में कोटि में बताया था अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक सरल अभिक्रिया, एक होती है जटिल अभिक्रिया। तो सरल अभिक्रिया तो एक पद में संपन्न होती है और वही पद उसका वेग का निर्धारण किया जाता है। जब वो एक ही पद में हो रही है तो उसी से हम पता करेंगे इसका वेग कितना है। लेकिन वो अभिक्रिया जो दो तीन पदों में होती है, मतलब अभिक्रिया एक है, उसकी अगर क्रियाविधि देखें तो दो या तीन पदों में संपन्न हो रहे हैं, तो वो पद जो सबसे धीरे चल रहा होगा, स्लोवेस्ट होगा, मंद होगा, उसी को हम कहेंगे वेग निर्धारक पद। तो हम देखेंगे उस वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं, इसको मैं अभी करके दिखाऊंगी। कितने अणु भाग ले रहे हैं उसे हम कहते हैं क्या, अभिक्रिया की वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता। मतलब कोई भी रिएक्शन में कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन के कौन से स्टेप में, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या मंद पद में। वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। किसी संतुलित समीकरण वाली अभिक्रिया को देखकर उस अभिक्रिया की आणविकता हम नहीं बता सकते, क्योंकि पहले हमें क्या निर्धारित करना पड़ेगा कि वो अभिक्रिया एक पद में हो सकती है, हो रही है, या एक से अधिक पदों में। अगर एक पद में संपन्न हो रही है तो सीधे सीधे उस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं उसकी आणविकता आप बता देंगे, क्योंकि वो एक ही पद में होती है। लेकिन वो अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में होती है, उसको खाली देख के आप नहीं बता सकते कि उसकी आणविकता क्या होगी। तो उसके लिए उसको अलग अलग स्टेप में तोड़ना पड़ेगा, उसका स्लोवेस्ट स्टेप निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे जो उसका मंद पद है, स्लोवेस्ट स्टेप, उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं। उसी स्लोवेस्ट स्टेप को वेग निर्धारक पद, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या मंद प्लस स्लो स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप भी कहते हैं। तो अब एग्जाम्पल करते हैं आणविकता के। उदाहरण की बात करें तो पहला है, देखिएगा जैसे ऑर्डर कोटि थी, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, वैसे ही इसकी अगर हम बात करें आणविकता मॉलिक्यूलरिटी की, तो मॉलिक्यूलरिटी भी यूनिमॉलिक्यूलर, एकाणु, द्विअणु, त्रिअणु कैसे करके होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं एकाणु का अभिक्रिया। परिभाषा वही रहेगी, बस एक अणु भाग लेगा। तो वह अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेता है वो एकाणु का अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं का अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, केवल एक अणु भाग लेता है ऐसी अभिक्रियाओं के वेग निर्धारक पद में या मंद पद में। तो इसका एक एग्जांपल है जैसे N2O5, इसको हीट करते हैं तो N2O4 और हाफ O2 बनता है। देखिएगा बच्चों, रिएक्शन में अंतर देखिएगा क्या बन रहा है, ठीक है, N2O4 और O। तो इसमें ये क्या होता है, एक ही पद में होती है, तो इसका एक ही अणु भाग ले रहा है, तो एक अणु। PCl5, सॉरी ये बाई मिस्टेक लिख दिया था, PCl5 ये ब्रेक हो रहा है PCl3 और Cl2 में, तो कितना अणु भाग ले रहा है, एक अणु। ये मैंने सारी सरल अभिक्रियाएं दी हैं आपको, जटिल नहीं दी है। NH4NO2, इसको हीट करते हैं तो N2 और 2H2O में ब्रेक होता है, तो इसके भी ये वेग निर्धारक पद ही है, तो इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, केवल एक, तो एक अणु का अभिक्रिया। अब बात करते हैं द्विअणु का अभिक्रिया की, जिसे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में दो अणु भाग लेते हैं, द्विअणु या बाइमॉलिक्यूलर अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल है, दो अणु भाग लेंगे तो द्विअणु का अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल है H2 + I2 = 2HI। तो ये भी एक सरल पद में है, ठीक है, सरल अभिक्रिया, इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए अभिकारक, हाँ उत्पाद नहीं, अभिकारक देखने हैं लेफ्ट वाले। तो दो अणु भाग ले रहे थे, इसकी आणविकता 2। और वैसे ही ये दिख रहा है आपको, ये मैंने बताया था छद्म कोटि की अभिक्रिया है, कोटि से मतलब नहीं, अभी हमें अणु देखने हैं। तो एक है ये सुक्रोज का अणु, एक है जल का अणु, तो दो अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, द्विअणु का अभिक्रिया। अब बात करते हैं त्रिअणु का अभिक्रिया की। वह अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग लेंगे, त्रिअणु, मतलब तीन अणु भाग लेंगे, तो त्रिअणु की या ट्राइमॉलिक्यूलर अभिक्रिया कहलाएगी। टर्मोलिक्यूलर भी बोलते हैं इसे। इसके एग्जाम्पल है 2NO + O2, तो कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2NO के और एक O2 के, तो तीन, तो इसलिए त्रिअणु का अभिक्रिया। और इसके 2SO
प्लस O2 मिलके 2SO3 बना रहे हैं। इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु होंगे SO के और 1 अणु किसका हो गया? O2 का। तो कितने अणु हो गए? 3 अणु। इसलिए ये क्या हो जाएगी? त्रिअणु अभिक्रिया। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये जो आणविकता है ये हम कैसे निर्धारित करते हैं? तो क्या होता है, जब भी कोई अणु किसी अभिक्रिया में भाग लेता है तो वो आणविकता को निर्धारित नहीं करता। क्यों नहीं करता? रीजन ये होता है, जो अणु भाग ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी अणुओं के बीच क्या होती है ना, टक्कर होती है। तो कुछ अणु टक्कर करते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। कुछ अणु टक्कर करने के बाद आपस में जुड़ के उत्पाद बनाते हैं। तो वो अणु जो टकराने के बाद उत्पाद बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन्हीं से आणविकता निर्धारित की जाती है। अब कुछ अणु ने टकरा के दूर चले गए, तो जब वो उत्पाद बना ही नहीं रहे हैं तो उनसे आणविकता निर्धारित नहीं की जा सकती। इसलिए जो अणु टकराने के बाद उत्पाद बनाते हैं उन्हीं से आणविकता निर्धारित होती। तो आप देख सकते हैं एक अणु का अभिक्रिया में अकेला अणु है, दो द्विअणु जो अभिक्रिया है उसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, त्रिअणु में 3 अणु भाग ले रहे हैं, ऐसे चतुर अणु में 4 अणु भाग ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है ना, जैसे आणविकता बढ़ती जाती है, तो उनमें क्या होता है, टक्करों के बाद उत्पाद बनने की संभावना कम होती है। इस वजह से जैसे जैसे आणविकता बढ़ते जाएगी तो आपको केस कम मिलेंगे। मतलब आपको एक अणु, द्विअणु, त्रिअणु तक के तो बहुत केस मिलेंगे, लेकिन जैसे 4 अणु, 5 अणु, इनके केस कम मिलेंगे, क्योंकि जब अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो उनके बीच जो प्रभावी टक्कर है, प्रभावी टक्कर मतलब जिससे उत्पाद बनता है, वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। एक बार इसे भी देख लीजिएगा। तो अभी मैंने जो दी है, जितने भी मैंने एग्जांपल दिए थे वो सरल अभिक्रिया के दिए थे, जिनको आप सीधे सीधे देख के कह सकते हैं 3 अणु भाग ले रहे तो त्रिअणु के। अब मैंने एक अभिक्रिया दी है 2N2O5 = 4NO2 + O2। ये एक जटिल अभिक्रिया है। जब इसको हमने तोड़ के देखा, इसकी क्रियाविधि देखी, तो ये 3 पदों में होती है। सबसे पहले है 2N2O5, ये सबसे पहले ब्रेक होता है 2NO2 + 2NO3 में, ठीक है। इसके बाद होगा क्या, द्वितीय स्टेप में ये जो एक NO है, इसका एक NO और इसका एक NO3, ये आपस में कोलाइड करते हैं, टक्कर करते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्लोवेस्ट, इन तीनों में सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, तो सबसे मंद पद है, तो इसी से हम वेग निर्धारण करेंगे। ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक NO बनता है, एक NO2 बनता है, एक O2 बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो NO होता है और यहाँ से जो एक NO बचा है, ठीक है, यहाँ का एक NO यूज कर लिया था NO3, और एक NO3 और बचा है, ठीक है। तो यहाँ का एक NO और यहाँ से हमने जो NO3 आया था, इनकी आपस में फिर से टक्करें होंगी, ये पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। आपस में टक्कर होती है और ये बनाते हैं 2NO। तो ओवरऑल अभिक्रिया ये है, इसको डिसाइड करने के लिए वही होगा। इन सबको देखते हैं। N2O5 तो इधर कुछ नहीं है ना, लेफ्ट वालों से राइट वालों को कट कर देंगे। ये 2 NO3 है, NO3 हो गया, 2NO3 से 2NO3 कैंसिल कर देंगे। एक NO2 से एक NO2 कटा, और तो कहीं नहीं, इसको कट कर लेते हैं। एक NO2 से एक NO2 कटा, ठीक है, और एक NO से एक NO कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, 2N2O5 एक बचा, इधर बना 2NO2, ये बचा है 2NO2, मतलब 4NO2, और एक ऑक्सीजन बच गया। तो ओवरऑल अभिक्रिया ये है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इसका वेग निर्धारक पद है, ठीक है, जो स्लोली हो रहा है, बहुत मंद गति से हो रहा है, उसमें ये 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी आणविकता होगी 2। तो देखा आपने, जटिल अभिक्रियाओं को देख के हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि आणविकता 2 है। ये तो ये है कि इसको देख के अभी लग रहा है ये क्या है, आणविकता इसकी 2 है, और वास्तव में भी इसकी 2 ही है। लेकिन फिर भी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी, यहाँ तो आपको 3 देखने को मिलेंगे, और वास्तव में जब आप इसका स्लोवेस्ट स्टेप देखोगे तो उसमें स्लोवेस्ट स्टेप में वेग निर्धारक पद में केवल 2 अणु भाग ले रहे होंगे, तो चेंज भी हो सकता है। तो इसको आपने देखना पड़ेगा जटिल अभिक्रियाओं को। बट ऐसे एग्जाम्पल 12th लेवल पे नहीं आते, ये एग्जाम्पल BSc या फिर MSc लेवल पे पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आणविकता और कोटि में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th स्टूडेंट्स के लिए खासकर 3 नंबर और 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे जरूर पढ़ें, इसको इम्पोर्टेंट लिख लें, ये आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आणविकता और कोटि में अंतर, आप एक साइड आणविकता लिख दें मॉलिक्यूलरिटी, और एक साइड कोटि या ऑर्डर। तो हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस कह सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मैंने गुण लिख दिया, किन गुणों के आधार पर इनमें अंतर कर रहे हैं। तो पहला गुण है परिभाषा। देखिए कोटि की परिभाषा कुछ और है, आणविकता की कुछ और है। तो क्या है, कोटि हमने पढ़ा था कि जो वेग नियम होता है, वेग समीकरण, उसमें जो सांद्रता पद की घातें होती हैं, उन घातों को अगर जोड़ दें, योग कर दें, तो वो कोटि कहलाती है। जैसे कि ये है वेग नियम, R = K, NO की पावर 2 और O की पावर 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है।
तो ये वेग समीकरण है, इसमें सांद्रता की घातें कितनी है, 2 और यहाँ क्या है 1, तो 2 और 1 को जोड़ दें, योग कर दें तो आ जाता है 3, 3 मतलब ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। वैसे आणविकता की बात करें तो वेग निर्धारक पद होना चाहिए RDS, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप, मंद पद। मंद पद या वेग निर्धारक पद में जितने भी अणु भाग ले रहे हैं, जैसे इसमें N2O5 ये टूट के ये बना रहे हैं, तो इसमें केवल एक अणु ले रहे हैं, तो ये कहलाएगी एकाणु अभिक्रिया। नेक्स्ट तथ्य कह सकते हैं या मान कह सकते हैं। तो कोटि का निर्धारण हम प्रयोग द्वारा निर्धारित करते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आपने तो ये अभिक्रिया लिखी और N=2, ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है, नहीं। ये इससे पहले जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित, जो सांद्रता अगर 2 गुना कर दें तो वेग 3 गुना हो जाते हैं, इस टाइप की अभिक्रिया न्यूमेरिकल करवाए थे ना। तो उसमें जब हम सांद्रता परिवर्तन करते हैं, प्रयोग करते हैं, सांद्रता अलग अलग परिवर्तन करते हैं, तो हम देखते हैं वेग में कितना परिवर्तन आया, तो इस प्रयोग के आधार पर बताते हैं कि उसकी कोटि क्या होगी। तो ये प्रायोगिक मान है। लेकिन आणविकता क्या है, अभिक्रिया आपको दी है, वेग निर्धारक पद लिख के मैंने दे दिया कि ये वाला है, तो आपने देखा अणु गिन लिए कितने अणु है वेग निर्धारक पद में, तो सीधे सीधे आप बता देंगे कि आणविकता इतनी है। तो ये सिद्धांत मतलब देख के हम बता सकते हैं कि आणविकता कितनी होगी। लेकिन इसको निर्धारित करने के लिए हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे कि सांद्रता में परिवर्तन से वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा निर्धारण। ठीक है, इस अभिक्रिया का निर्धारण अगर करना है, कोटि का निर्धारण करना है, तो पूरी अभिक्रिया देखी जाती है, चाहे वो जटिल हो सरल हो, जो भी है संपूर्ण अभिक्रिया देखेंगे। लेकिन आणविकता की बात करें तो आणविकता की अगर हम बात करें तो हमें केवल और केवल चाहिए कौन सा, वेग निर्धारक पद, मंद पद जो होता है RDS जिसे कहते हैं, मंद पद और वेग निर्धारक पद द्वारा हम बताएंगे कि उसकी आणविकता क्या होगी। नेक्स्ट है शून्य मान। देखिए अभिक्रिया की कोटि जो होती है उसका मान शून्य होता है, पढ़ा था ना मैंने, शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ाया था। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, H2 + Cl2 = 2HCl, लेकिन किसकी, प्रकाश की उपस्थिति में अगर ये अभिक्रिया हो रही है तो शून्य कोटि। ऐसे ही जैसे 2NH3 अमोनिया, वो ब्रेक होता है प्लेटिनम की उपस्थिति में N2 + 3H2 में, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी सभी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की हो जाती हैं, क्योंकि उत्प्रेरक इतना स्पीड अप करता है अभिक्रिया को, इतना स्पीड बढ़ाता है कि सांद्रता से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं भी होती हैं, तो अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, लेकिन आणविकता शून्य नहीं हो सकती। क्यों, अगर मैं कह रही हूँ कि ऐसे समझिए कि कोई अणु ही नहीं लिया और अमोनिया बन गई, हो सकता है ऐसा? आपने कुछ लिया ही नहीं, मतलब अमोनिया जैसे बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ लिया ही नहीं और अपने आप अमोनिया बन गई, पॉसिबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने चाय पीनी है, मैंने पतीले में कुछ लिया ही नहीं और अपने आप चाय बन गई, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो आपको अणु लेने ही पड़ेंगे, बिना अणु के आप अभिक्रिया हो ही नहीं सकती, उत्पाद बन ही नहीं सकता, तो आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो समझ गए होंगे इस पॉइंट को भी। भिन्नात्मक मान की बात करें तो अभिक्रिया की कोटि मैंने आपको बताया था, अभिक्रिया की कोटि कुछ अभिक्रिया हैं जिनकी कोटि क्या आती है, भिन्नात्मक आती है। भिन्नात्मक के अलावा एक पॉइंट में लिखना भूल गई, कोटि ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, आप नेट पे ढूंढ लीजिएगा, इतना ज़्यादा अभी डिटेल में जाना नहीं है, उसमें फिर बहुत चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी, अगर होगा तो पॉसिबल मैं अलग से बताऊंगी इसे। तो अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक भी होती है, भिन्नात्मक भी होती है। जैसे CH3CHO = CH4 + CO, तो इसका जो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो उसके लिए वेग नियम ये निकला, R = K CH3CHO की पावर 3/2, जबकि यहाँ लग रहा है 1, तो इसको देख के निर्धारित किया जाता है, ये प्रयोग द्वारा आए हैं 3/2, तो अभिक्रिया की कोटि कितना हो गया 3/2, मतलब 1.5 भी कह सकते हैं सॉल्व करके। लेकिन आणविकता का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है, मैंने कहा N2 का आधा अणु लिया, मैं ये बोल रही हूँ किसी अणु का मैं आधा ही ले रही हूँ, या किसी अणु का मैं 3/2 भाग ही ले रही हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अणु अगर आप किसी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करा रहे हो तो पूरा का पूरा अणु ले रहे हो। जैसे कि हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए बच्चों की दौड़ हो रही है, ठीक है, रिले रेस हो रही है मान लीजिए, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या कोई बच्चा आधा ही भाग ले रहे हैं, आधा बच्चा भाग ले रहे हैं, कह सकते हैं क्या? या 3/2 बच्चे भाग ले रहे हैं, या 5/2 बच्चे भाग ले रहे हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कोई भी अणु को आप भिन्न के रूप में नहीं ले सकते, मतलब आधा अणु, 3/2 अणु, 5/2 अणु, 7/2 मॉलिक्यूल, ये नहीं ले सकते। तो आणविकता कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, पूरा का पूरा या तो एक अणु लोगे, 2 अणु लोगे, 3 अणु लोगे, भिन्न में फ्रैक्शन में आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट है बाह्य कारकों का प्रभाव। तो अभिक्रिया की कोटि का मान ताप, दाब व सांद्रता में परिवर्तन करने से परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है
ताप बढ़ाते तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है ना। तो ऐसे सांद्रता में परिवर्तन के मैंने एग्जाम्पल दिए थे, सांद्रता 2 गुना कर रहे हैं तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि जो छद्म कोटि की अभिक्रिया थी उसमें देखिएगा जल की सांद्रता क्या होती है, में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, फिर भी क्या होगा, उसकी कोटि क्या हो जा रही, बदल जा रही है उससे। तो सांद्रता में दाब में ताप में परिवर्तन करने से कोटि जो होती है, कोटि जो प्रायोगिक मान है उसमें परिवर्तन आते हैं, क्योंकि आणविकता एक प्रायोगिक मान नहीं है, एक तथ्यात्मक मान है। इसलिए ताप दाब सांद्रता में चाहे आप कितना ही परिवर्तन करो, आप ताप बढ़ाओगे तब भी अणु एक रहेगा। अगर मान लीजिए आणविकता एक है, ठीक है, 2 है, मान लीजिए किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग ले रहे, ताप बढ़ाने से वो 3 तो होंगे नहीं, या दाब बढ़ाने से 4 तो हो नहीं जाएंगे, ठीक है। सांद्रता ताप दाब बढ़ाने से अणु आणविकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ लिया आणविकता कोटि में अंतर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।